आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घर से जब मैं निकला था तो आसमान में रोशनी थी। दरअसल महेश भाई ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह रखी थी। घसीटापुर के नाम के एक बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता, उसी को अभी मैं पार कर रहा था। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मोटर गाड़ी से जाने का मैंने फ़ैसला तो ले लिया था, पर रास्ता इतना ख़राब होगा ये पता नहीं था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पर चढ़ी हुई लताएं, और रास्ते पर थोड़ा अंधेरा भी अब हो चला था, इसलिए गाड़ी और भी संभाल कर चलानी पड़ रही थी। रास्ते में इक्का दुक्का लोग मिल रहे थे। थोड़ी ही देर में दिन डूब गया। 6:30 बज गए थे। महीना यहीं जुलाई के आसपास का रहा होगा कि अचानक ही एक बदली आसमान पर छा गई और पूरा पानी का मौसम बन गया। मैंने बचने के लिए आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश की और रोड से कुछ ही अंदर एक खेत में फार्म हाउस सा कुछ नज़र आया। मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पोर्च पर ही रुका जा सकता है, और वहीं पहुँच गया। बारिश कुछ तेज थी। अचानक अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची, लगभग 5-6 साल की, बिल्कुल ही गुड़िया की तरह, सुनहरे बाल और गोरी नीली आंखें, मुस्कुराई और फिर अंदर से आवाज़ आई, जीजी आपने दरवाज़ा क्यों खोला? उस लड़की ने कहा, मम्मा कोई है। और अचानक ही उस दरवाजे से एक सुंदर सी औरत बाहर आई। उसने मेरी ओर अजीब नज़रों से देखा और फिर बोली, जी आप। हमने आसपास की ओर इशारा किया, बारिश की ओर। वो समझ गई। फिर उसने मंद मुस्कुराया। हमने अपना परिचय दिया और बतलाया कि कहाँ जा रहे हैं। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मौसम ख़राब है और बारिश तेज होगी लगता है, बेहतर होगा रुकना और इंतज़ार करना। आप अंदर आ जाएं। मैं मकान के अंदर पहुंच गया। जाने कैसा सम्मोहन था उसकी आवाज़ में, और फिर सोफे पर बैठ गया। ड्राइंग रूम काफ़ी सुंदर सजा था। पुराने रईसों के जैसा माहौल में होने का एहसास हो रहा था। हिरन, शेर, सबका सिर दीवार पर टंगा हुआ था। वो नन्ही सी बच्ची कमरे में चली गई थी। चाय आ चुकी थी। मैंने चाय पीते हुए आखिर पूछ ही लिया कि आप इस तन्हाई में बच्ची के साथ और लोग कहाँ हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही पानी भी कम हो गया, लिहाजा हम वापस से चल पड़े। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, मगर क्या? मुझे तो महसूस हो रहा था, मगर मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। दिमाग की छठी इंद्रियां इशारा कर रहे थे। अचानक मुझे मोटरसाइकिल पर अपने पीछे लगा कि जैसे कोई बैठा है। मैंने पीछे देखा लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अचानक से मोटरसाइकिल रुक गई। हमने नीचे उतरकर पहले टैंक में पेट्रोल देखा, फिर से किक मारी, मगर मोटरसाइकिल स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितना हम जानते थे, कार्बोरेटर खोला, साफ कर वापस लगाया, पेट्रोल की नली निकालकर उसे वापस लगाया, फिर से किक मारी, मगर किस्मत खराब, मोटरसाइकिल वैसी की वैसी ही पड़ी रही। हमें रोड पर रोशनी नज़र आई। शायद कोई गाड़ी हो जो हमें लिफ्ट दे दे और हम मोटरसाइकिल कहीं खड़ी कर वापस अपने घर पहुंच जाएं। कुछ देर बाद एक कार आती हुई दिखाई दी और हमने हाथ हिलाकर लिफ्ट का इशारा किया। कार पास आकर रुकी और उसमें से वही सुंदर औरत और वही बच्ची बैठी हुई नज़र आई। उस औरत ने कहा, क्या बात है, बाइक ख़राब हो गई है क्या?
चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, यहीं पास ही में खड़ी कर दीजिए, कोई नहीं ले जाएगा। मैं कर भी क्या सकता था, मजबूर जो था। खैर हम कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। कार फिर से स्टार्ट हुई और वो औरत जिसका हमें नाम नहीं पता था, उन्होंने बताया कि उन्हें शहर में कहीं अर्जेंट जाना है, जिस वजह से वो लोग अभी जा रहे हैं। मौसम और भी ख़राब हो गया था। रात के अंधेरे में पेड़ों पर लटकते हुए तने बहुत ही अजीब से लग रहे थे। चमगादड़ों के झुंड रोड को पार कर रहे थे। सियारों की आवाज़ें भी आ रही थी क्योंकि वो इलाका जंगल का था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अचानक ही माहौल इतना डरावना क्यों हो गया। तभी अचानक से मुझे कुछ चुभा, शायद मच्छर होगा। पर इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते हैं कि मेरी आंखें बंद हो गई और फिर धीरे धीरे मैं कब बेहोश हो गया मुझे कुछ याद नहीं। कब तक बेसुध रहा कुछ पता नहीं, मगर दिन था या रात ये भी मालूम नहीं हो पा रहा था। और एकाएक एहसास हुआ कि आसपास कुछ तो है। क्या हो सकता है यह अनुमान लगाया। एकाएक जैसे करंट सा लगा। ये वही औरत थी, मगर वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी। वो भी बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। बच्ची का कुछ पता नहीं और कहाँ थे, किस हालत में थे। हमने कोशिश की कि कैसे भी यहाँ से निकलें, मगर वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ही ज़्यादा घना था। और फिर वो औरत भी अचानक बेहोशी की हालत से जागी। कराहते हुए उसने कहा, आप यहाँ? वो आफत की परकाल गुड़िया, वो भी आपको यहीं पर ले आई। अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने कहा, वो आपकी बेटी नहीं है? तो इस पर उसने कराहते हुए कहा, मैं घोर मुसीबत में घिर गई हूँ। वो मेरी बच्ची नहीं है, वो एक खौफनाक शैतानी शख्सियत, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। एक दिन मैं भूले से कब्रिस्तान के बाजू से गुजर रही थी कि अचानक मेरे परफ्यूम से ये कब्रिस्तान से निकली और बच्ची के रूप में मेरे साथ चिपक कर मुझे ये अनजान जगह ले आई। अभी तक 4 लोगों को इसी तरह से फंसा कर मार चुकी है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने तुरंत ही टटोला। हमारे साथ हमारी पोटली हमारे जेब में थी। मैंने तुरंत ही बैठकर ध्यान लगाया और गुरुजी से प्रार्थना की, हमें इस संकट से बाहर निकालें। और उनकी प्रेरणा से हम गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। अभी 1008 पूरे हुए ही उठे कि हमारी आंखों के सामने का अंधेरा छट सा गया और हमें उस खंडरनुमा घर का दरवाज़ा नज़र आया। हमने तुरंत ही उस औरत को लिया और उस दरवाजे पर पहुंचकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हाथ लगाया तो वो एकदम से खुल गया और हम खंडरों में खड़े थे। अचानक से मौसम बदलने लगा, मानो तूफान आएगा। हम उस औरत को लेकर खंडरों में एक टूटे हुए मंदिर में घुसकर बैठ गए। मैंने तुरंत गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे आसपास जैसे एक सुरक्षा चक्र सा बन गया था। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा था और अब हम दोनों जैसे सुरक्षित हों ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने मन ही मन में भगवान का धन्यवाद किया। लगभग 2 घंटे बाद मौसम साफ होने लगा और कुछ लोगों के होने की आवाज़ और आहट मिली। तब हम उस औरत के साथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले। कुछ आदिवासी जैसे लोग थे। हमने जगह का पता पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो पता चला कि हम झारखंड में किसी गांव में हैं। इतनी दूर हम कैसे पहुंच गए हमें कुछ भी पता नहीं और तारीख 1 सप्ताह बाद की थी। हमने पता किया कि आसपास रोड कितनी दूर है और बस मिलेगी या नहीं। पता लगा कि दिन में एक बस शाम को आती है और सुबह पहले ही निकल जाती है। लिहाजा आज का दिन और रात
हमें इसी गांव में गुजारना होगा। हमने अपनी मुसीबत के बारे में उन लोगों को बताया तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि गांव चलते हैं, चिंता की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उनके साथ हम लोग गांव पहुंच गए और उनके घर रुके। उन्होंने एक लड़के को जानकार ओझा को बुलाने भेज दिया और फिर ओझा आ गया। उन्होंने नीम की डाल दरवाजे पर लगाई और हमारे हाथ में भी पकड़ाई। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, रात को वो शैतानी गुड़िया ज़रूर आएगी और दरवाज़ा तो खटखटाएगी ही, मगर कुछ भी हो जाए आप लोगों को दरवाज़ा नहीं खोलना है। हमने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर उस ओझा ने जाते हुए एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर ध्यान से कहा, दरवाज़ा मत खोलना, ये बात याद रहे। जिसके बाद वो ओझा वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। मुझे और उस औरत को डर लग रहा था, मगर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। यही एकमात्र चारा था हमारे पास। हम लोग उस कमरे में दुबक कर बैठे हुए थे। थकावट के चलते नींद तो आ रही थी, मगर सोने में डर लग रहा था, इसलिए हम लोग किसी तरह से जागे हुए थे। मगर कहते हैं ना, नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। हम लोग बैठे बैठे ही कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। अचानक हमारी नींद खुली तो दरवाजे पर बहुत ही ज़ोर से दस्तक हो रही थी। बाहर से वही बच्ची, उसी की आवाज़ आ रही थी और वो बार बार उस औरत को अपनी माँ बता रहे थे और दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच्ची यहाँ तक कैसे आ गई। वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। इसका मतलब ये कोई इंसान तो है नहीं, बल्कि ये कुछ और ही है। और जैसा कि ओझा ने बताया था कि दरवाज़ा मत खोलना, तो हमने ठीक वैसा ही किया। दरवाज़ा बिल्कुल ही नहीं खोला और नीम की डाल को हाथ में पकड़कर हम लोग रात भर उसी तरह बैठे रहे। वो दस्तक कुछ देर होती रही, फिर अचानक से बंद हो गई, मगर फिर भी हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला तब तक जब तक कि सूरज की किरण नज़र नहीं आई। सुबह होते ही हमने दरवाज़ा खोला, गांव वालों को पूरी बात बताई, जिसके बाद हम लोग बस पकड़कर वापस अपने शहर आ गए। उस दिन मेरी और उस औरत की जान तो बच गई, मगर कई दिनों तक वो बच्ची यानी कि वो गुड़िया बिल्कुल मेरे सपनों में आती रही और मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। खैर, जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कब्रिस्तान नाम ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी होता है, और अगर किसी व्यक्ति से रात में कब्रिस्तान जाने को बोल दिया जाए तो वो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बचाने से ज़्यादा जान बचाने की सोचेगा। अजीबगंज गांव में एक काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान था। दिन में तो ये एक आम कब्रिस्तान की तरह शांत रहता था, पर रात होते ही कई तरह के संगीत और फिर चीख पुकार, ये उन सब चीज़ों से गूंज उठता था। गांव वाले भी शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से रात के समय कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो फिर किसी को दिखता नहीं था, पर कई रातों तक लोगों को उसकी चीख पुकार ज़रूर सुनाई देती थी। गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों को इसका पता चले और गांव में बाहरी आदमी आए, पर ये बातें ज़्यादा दिनों तक किसी से कहाँ छुपी रहती। राघव के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसने इसके पीछे की सच्चाई जानने की ठानी। राघव एक न्यूज़ रिपोर्टर था जिसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर उसके पीछे की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का शौक़ था। राघव ने सारी बातें अपने दोस्त फरहान को बताई
फरहान एक यूट्यूबर ब्लॉगर था जिसे रहस्यमय जगहों पर जाकर वीडियो बनाना अच्छा लगता था। राघव की बात सुनकर फरहान राघव के साथ अजीबगंज जाने को तय कर लिया। राघव ने सुना था कि सारी घटनाएं रात में होती है, तो उसने फरहान से कहा कि हमें ऐसे समय पर निकलना चाहिए कि रात के समय अजीबगंज पहुँचें। नियत समय पर राघव अपने कैमरामैन और फरहान के साथ अपनी कार से अजीबगंज चल दिया। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद तीनों अजीबगंज पहुँचे। जब उन्होंने गांव को हालत देखी तो चौंक गए, क्योंकि पूरा गांव वीरान था और सड़क पर सिर्फ कुत्ते ही दिख रहे थे। फरहान ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी ने डरी आवाज़ में फरहान से कहा, तुम लोग चले जाओ, नहीं तो सब मरोगे। काफ़ी समझाने के बाद भी उधर से दरवाज़ा नहीं खोला गया। थक हार कर तीनों आगे बढ़े ही थे कि पैरों से अपंग एक आदमी आता दिखा। राघव ने तीनों का परिचय दिया और कब्रिस्तान में जाने के लिए मदद मांगी। पहले तो अपंग आदमी ने मना कर दिया, पर जब फरहान ने उसे 500 का नोट दिखाया तो वो मान गया। उस अपंग आदमी ने कहा कि जो भी घटना होती है वो रात के 12 बजे होती है और कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि जन्नत की हूर आती है। लोगों में डर फैला हुआ है, इसलिए नहीं तो आपने कभी ऐसी खूबसूरत औरतें नहीं देखी होगी। सबने तय किया कि रात के 12 बजे का इंतज़ार करते हैं। वो अपंग आदमी तीनों को कब्रिस्तान के पास एक जगह पर ले गया और कहा कि हम लोग यहीं इंतज़ार करेंगे। रात के 12:05 हो रहे थे। राघव और फरहान हल्की नींद में थे कि तभी संगीत की आवाज़ आनी शुरू हो गई। सबने जब कब्रिस्तान की ओर देखा तो कब्रिस्तान रोशनी से नहाया हुआ था। चारों कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। राघव और फरहान को तो होश भी नहीं रहा अपना कैमरा ऑन करने का और सभी कब्रिस्तान में और घुस गए। कब्रिस्तान की सजावट और संगीत देखकर सभी मंत्रमुग्ध थे। वहाँ घूम रही औरतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सीधे जन्नत से उतर कर आई हों। चारों कब्रिस्तान के अंदर आ चुके थे। रात के 1 बज चुके थे। चारों दुनिया से बेखबर बस सजावटों और औरतों को देखे जा रहे थे। अचानक एक औरत जिसका शरीर आग के लपटों से घिरा हुआ था दौड़ती हुई अंदर आई और दिल दहला देने वाली चीखों के साथ इधर उधर दौड़ने लगी। कब्रिस्तान में मौजूद सारे लोग ताली बजाकर ठहाके लगाने लगे। अब राघव और बाकी लोगों की निंद्रा टूटी। राघव उस औरत की मदद को जाना चाहता था, पर उस अपंग आदमी ने उसे रोक लिया और कहा कि यहाँ कुछ भी असली नहीं है। पूरा वातावरण जले हुए मांस के बदबू से भरा हुआ था। राघव और फरहान अपंग आदमी को झूठ बोलकर यहाँ लाने के लिए कुछ बोलते हैं, उससे पहले ही वो जली हुई औरत नीचे गिर गई। फिर वो खड़ी होकर बाकी लोगों के साथ हंसने लगी और औरत के जले हुए मांस के जगह सड़कर लटक रहे थे। कैमरामैन तो ये दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। शायद कैमरामैन दिल का मरीज था। फरहान बेहोश होते होते बचा। राघव ने फरहान को संभाला और चारों ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। कब्रिस्तान अब रोशनी के बदले काली अंधेरी रात में घिर चुका था। सड़क पर कुत्ते बड़े जोर से रो रहे थे, मानो राघव, फरहान और बाकी लोगों की आने वाली मौत का मातम मना रहे हों। अचानक कब्रों में से भयानक आवाज़ें शुरू हो गईं। तभी राघव ने पीछे से आती आवाज़ सुनी। राघव ने मोबाइल के टॉर्च की लाइट में पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। कैमरामैन की लाश 2 भयानक जीव खा रहे थे
और अपनी लाल आंखों से राघव और फरहान को घूर रहे थे। तीनों कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे। तभी राघव को लगा जैसे वो अपंग इंसान गायब हो गया हो। कुछ आगे जाने पर एक बड़े से नाखून वाले हाथ ने कब्र में फरहान को खींच लिया। फरहान की चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी। भागते भागते राघव किसी चीज से टकराया और ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह लोगों को सड़क पर एक गाड़ी और कब्रिस्तान में 3 नई कब्रें दिखी जो रात का हाल बयां कर रहे थे। पुलिस आई पर कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा और गांव के लोग कुछ बोलने को राजी नहीं थे। पुलिस ने राघव, फरहान और कैमरामैन को गुमशुदा करार कर दिया और अजीबगंज से चले गए। कुछ दिनों बाद 4 दोस्त रास्ता भटक कर उस गांव में पहुंच गए। रात के 9 बज रहे थे और चारों आपस में बातें ही कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। तभी एक इंसान ने उनके कार के दरवाजे को खटखटाया और कहा, साहब, यहाँ रात में अजीब चीज़ें दिखती हैं। चारों दोस्त आपसी सहमति से उस इंसान के पीछे चल दिए। वो इंसान लंगड़ा कर धीरे धीरे उनके आगे चलता हुआ उन्हें जन्नत के हूरों में बताता जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।